तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में, और उसके बाद एक एक करके पूरी खबर विस्तार से आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहली खबर जो हम आपको समझाएंगे वो होगी वंदे मातरम पर सियासत को समझिए, क्योंकि अमित शाह ने बड़ा हमला कांग्रेस पर बोला है। दूसरी खबर आपको बताएंगे हाई कोर्ट से जेपीएससी पास अभ्यर्थियों को मिली राहत के मायने समझिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने स्टे का ऑर्डर दे दिया है। तीसरी खबर आपको बताएंगे फरक्का जल संधि पर संजय झा का विरोध समझिए, क्योंकि सरकार से इस पर विचार करने की मांग उन्होंने की है। और चौथी खबर वन डे वन यूनिवर्सिटी के मायने समझिए, क्योंकि बिहार में बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार है। तो आइए अब विस्तार से पूरी खबर आपको समझाते हैं। और सबसे पहले बात, कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो वंदे मातरम का केवल शुरुआती 2 गद ही गाएगी। कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति के इस फैसले पर अब सियासी घमासान मच गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर गिरिराज सिंह तक ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। कांग्रेस के इस फैसले पर सियासत भी हो रही है। ये रिपोर्ट देखें फिर खबर तो समझिए। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए। अब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच विवाद 15 अगस्त को शुरू हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पूरा वंदे मातरम गाए जाने पर सोनिया गांधी ने इसे रोकने की कोशिश की। इसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ऐलान किया कि पार्टी अपने सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 पैरा गाएगी। अब कांग्रेस के इस फैसले पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस को संसद के बनाए गए कानूनों से ज्यादा अपनी पार्टी का प्रस्ताव ज्यादा प्यारा है? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं। वंदे मातरम पर सियासत के मायने अब आप समझिए आखिर क्यों सियासत हो रही है। देखिए, वंदे मातरम पर सियासत को समझने से पहले आप वंदे मातरम को समझ लीजिए। यह गीत 1875 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने रचा था। उन्होंने ये गीत लिखी थी और पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। तब रविंद्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम गाया था और पूरी सभा, वहां पर जो लोग मौजूद थे वो सभी भावुक हो गए थे। वंदे मातरम का मतलब क्या है अब आप ये भी समझिए। हे मां, मैं तुम्हें नमन करता हूं। वंदे मातरम का शाब्दिक अर्थ है। यहां मां का तात्पर्य भारत माता से है। और अब बात करते हैं 1937 के उस ऐतिहासिक फैसले की, जिसका हवाला अब कांग्रेस दे रही है। तो साल 1937 में कांग्रेस ने पहले 2 छंद क्यों चुने, ये सवाल भी आपके मन में होगा। द नेहरू आर्काइव के मुताबिक 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 1937 के बीच CWC की कलकत्ता में बैठक हुई और इसी बैठक के दौरान राष्ट्रीय कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद गाने का फैसला लिया गया। तब तर्क ये दिया गया कि बाद के हिस्सों में धार्मिक
और देवी देवताओं से जुड़े संदर्भ थे। कुछ मुस्लिम नेताओं को देवी देवताओं से जुड़े संदर्भ से आपत्ति थी और इसीलिए ऐसा हिस्सा चुना गया जिसे सभी समुदाय आसानी से स्वीकार कर सके और इसीलिए वो दो जो हिस्सा है वो यही दो पैराग्राफ हैं। अब इससे पहले कि आप इस पर जारी सियासत को समझें, कानून और सरकारी नियम इसे लेकर क्या कहते हैं ये समझ लीजिए। तो गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगीत को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वंदे मातरम के पूरे 6 छंद ही इसका आधिकारिक संस्करण है। नोटिफिकेशन में राष्ट्रगीत के पूरे संस्करण को ही गाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि 6 छंद ना गाने पर कार्रवाई करने की बात इस नोटिफिकेशन में नहीं कही गई है। 2026 के कानून में भी 6 छंद पूरे ना गाने पर अपराध स्पष्ट नहीं है, पर जानबूझकर राष्ट्रगीत का गायन रोकना अपराध होगा और गा रही सभा में अगर रुकावट डाला जाता है तो ये भी कानूनन अपराध है। और अब आप राष्ट्रगीत पर सियासत को समझिए। तो वंदे मातरम पर CWC की घोषणा हुई। कांग्रेस 1937 के ऐतिहासिक प्रस्ताव पर ही कायम रहेगी। मतलब आज की कांग्रेस उस दिन जो फैसला लिया गया था 1937 में उसी को फॉलो करेगी। वंदे मातरम के केवल 2 अंतरे ही कांग्रेस गाएगी। तो कांग्रेस की घोषणा पर अमित शाह ने आरोप लगाए। वंदे मातरम को कांग्रेस ने 2 हिस्सों में बांटा है, ये अमित शाह ने कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1937 में ही बंटवारे की नींव रख दी थी। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है, ये आरोप भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाए हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने बड़े फैसले में झारखंड सरकार की ओर से रद्द की गई 3 परीक्षा के आदेश पर रोक लगा दी है। जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षा के साथ ही फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीडीपीओ के सफल अभ्यर्थी को तत्काल प्रभाव से काम पर लौटने का निर्देश दिया गया है। सरकार को भी हाईकोर्ट ने 15 दिन में अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों और आंदोलनकारी छात्रों की मांग के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 22 परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया था। सरकार के फैसले से हजारों सफल अभ्यर्थी जो परीक्षा में पास होने के बाद सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे थे, एक झटके में काम से हटा दिए गए। उनकी नौकरी पर भी तलवार लटक रही थी। ऐसे में निराश अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों की ओर से दायर 3 याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए परीक्षा रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दिया। 13वीं जो जेपीएससी एग्जामिनेशन है, पहला फूड सेफ्टी ऑफिसर और तीसरा सीडीपीओ जो नोटिफिकेशन के तहत में उनका एग्जामिनेशन तय हुआ था। दूसरा कि कोर्ट में हमने क्या समक्ष बयान दिया था, कोर्ट में हमने ये कहा था कि हम यहाँ इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किए हैं। इससे पहले भी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था 11वीं और 13वीं, तो उसको हमने चैलेंज करने का काम किया था, ये कहते हुए कि पहला कि एक तो मास बगलिंग हुई है, दूसरा जो रूल्स है उसको वायलेट। हाईकोर्ट के फैसले के बाद जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षा के साथ ही एफएसओ और सीडीपीओ परीक्षा के सफल अभ्यर्थी तत्काल प्रभाव से काम पर वापस लौटेंगे। अब इसी से जुड़े एक और मामले की 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। 404 में टेक्निकली ऐसे 3 डिपार्टमेंट के आते हैं। एक तो एफएसओ है जो कि वो भी आइटम नंबर 7 का था। आइटम 8 और 9 जो है वो संबंधित 11 से 13 जेपीएससी का है। तो हम लोग का सबमिशन जो है 11 से 13 जेपीएससी के लिए था, चूंकि हमारा एलपीए जो है अयूब तिर्की और मनीष डुंडुगा वगैरह का जो एलपीए पेंडिंग है और 5 अक्टूबर को ऑलरेडी आ ही रहा है। और उस ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस कोर्ट से सब्जेक्ट टू द आउटकम का ऑर्डर है। जाहिर है कि दोनों परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो काम कर रहे थे, वो तत्काल प्रभाव से काम पर वापस होंगे। राज्य सरकार को 15 दिनों के अंदर इस पर अपना जवाब दाखिल करना है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
और अब आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। हाईकोर्ट की तरफ से आज बड़ा फैसला सुनाया गया है, किसे राहत मिली है और सरकार के लिए क्या फरमान है, ये सब कुछ हम आपको विस्तार से समझाते हैं। तो हाईकोर्ट से जेपीएससी पास अभ्यर्थियों को मिली राहत के मायने अब आप समझिए। देखिए, जेपीएससी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें परीक्षा रद्द करने के सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल हेमंत सरकार को 15 दिन में जवाब देने का निर्देश भी हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है, यानी कि सरकार को काउंटर एफिडेविट दायर करने के निर्देश दिए गए। मतलब सरकार का क्या जवाब है वो भी सरकार 15 दिन के भीतर दे सकती है। किन अभ्यर्थियों को राहत मिलने वाली है अब आप ये जान लीजिए। तो जेपीएससी 11 से 13वीं जो है उसे इसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर, सीडीपीओ और इन परीक्षाओं में पास अभ्यर्थियों को राहत मिली है और वे वापस अपने काम पर लौट सकते हैं। और अब आपको बता दें कि हेमंत सरकार ने कुल 22 परीक्षाएं रद्द की थी, जिसमें से 3 परीक्षाओं में पास अभ्यर्थियों को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गई है, क्योंकि ये सभी वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम पास किया और नौकरी भी कर रहे थे। अब आप पूरी खबर समझिए। तो झारखंड में छात्रों का जबरदस्त आंदोलन हुआ और छात्रों के आंदोलन के बाद ही हेमंत सरकार को यह फैसला लेना पड़ा था। सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया, जिसमें 3 परीक्षाओं को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सरकार के आदेश को गलत पाया है और अभ्यर्थियों को एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा। भविष्य में अगर जांच हुई तो इन अभ्यर्थियों को सहयोग करना होगा। अगर संलिप्तता सामने आती है, इसमें कुछ भी गड़बड़ी दिखती है तो कार्रवाई की जा सकती है। अन्य परीक्षाओं के अभ्यर्थी भी हाई कोर्ट का दरवाजा अब खटखटा सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, पास कर गए हैं और अब वो नौकरी कर रहे हैं, तो उनकी नौकरी खतरे में आ गई है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बिहार में बाढ़ सुखाड़ की समस्या सालों पुरानी है। हर साल पानी की कमी से किसानों की परेशानी और बाढ़ से डूबते आशियानों की खबरें सुर्खियां बनती हैं। हजारों लोग प्रभावित होते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है। अब जेडीयू सांसद संजय झा का मानना है कि इसके पीछे भारत बांग्लादेश के बीच हुई फरक्का जल संधि एक बड़ी वजह है। ये रिपोर्ट देखें फिर खबर तो समझिए। इस ट्रीटी के वजह से बिहार का जितना नुकसान हुआ है उसका कोई सीमा नहीं। कहीं पानी के प्रहार से तबाही का मंजर तो कभी पानी की किल्लत से सुखाड़ के हालात। बिहार में बाढ़ सुखाड़ की स्थिति हर साल की कहानी है। हर साल सूखे मौसम में दक्षिण बिहार के सूखाग्रस्त जिलों में पेयजल संकट मंडराने लगता है, तो मानसून में उत्तर बिहार बाढ़ से बेहाल हो जाता है। जेडीयू सांसद संजय झा का मानना है कि इसके पीछे फरक्का जल संधि एक बड़ी वजह है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, लोग 5 साल के लिए करता है, 3 साल के लिए करता है, अब फिर असेस करता है कि उसका क्या फायदा हुआ, क्या जो भी उसका असेसमेंट होता है। 30 साल वन साइडेड ये ट्रीटी चला, अब उसका टाइम खत्म हो रहा है दिसंबर में, और इस ट्रीटी के वजह से बिहार का जितना नुकसान हुआ है उसका कोई सीमा नहीं, चाहे वो फ्लड हो चाहे सुखाड़ हो। और हम सब लोग बिहार के लोग, हमारे नेता नीतीश कुमार जी बहुत पहले से इस बात का डिमांड करते रहे कि फरक्का का ट्रीटी खत्म हो, बिहार के हित में नहीं है। वो तो यहाँ तक बोलते थे कि वो बराज को तोड़ देना चाहिए। इसी साल दिसंबर में फरक्का जल संधि की 30 साल की समय सीमा समाप्त होने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि केंद्र सरकार सांसद संजय झा के सुझाव पर क्या फैसला लेती है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। फरक्का जल संधि पर संजय झा का विरोध क्यों है, ये हम आपको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि फरक्का जल संधि है क्या। तो भारत बांग्लादेश के बीच जल संधि हुई थी। गंगा नदी के पानी के बंटवारे पर एक समझौता दोनों देशों के बीच में किया गया था। वो साल था 1996 का। 1996 में 30 साल के लिए जल संधि हुई थी और इसी साल दिसंबर में ये संधि
खत्म होने वाली है, यानी उसका जो लिमिट है वो खत्म हो जाएगा। तो फरक्का जल संधि पर अब संजय झा मांग क्या कर रहे हैं सरकार से, ये समझिए। संजय झा की मांग है कि 1996 की जो संधि है उसकी समीक्षा जरूरी है, मतलब एक बार फिर से उसकी समीक्षा की जाए। उस समय के आंकड़ों और परिस्थितियों पर आधारित वो संधि थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, नए हालात आ गए हैं। अब नए हालात के सर्वेक्षण के साथ नई व्यवस्था की जरूरत है और इसीलिए वो मांग कर रहे हैं कि इसकी समीक्षा सरकार कराए। अब आप ये समझिए कि संजय झा 1996 में हुए फरक्का जल संधि का विरोध क्यों कर रहे हैं। संजय झा बिहार में जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं, उन्हें हर चीज को का सामने से उन्होंने सबको देखा है और बिहार के जलाशयों को, नदियों के बारे में उनकी जानकारी बेहतर है। बाढ़, सुखाड़ और सिंचाई की समस्याओं को बारीकी से संजय झा समझते हैं। फरक्का जल संधि के रिन्यूअल से बिहार को नुकसान का आशंका है, तो फरक्का पर उपलब्ध पानी का एक बड़ा हिस्सा है जो बिहार से आता है और कम पानी के मौसम में बिहार से होकर ये पानी आता है, तो बिहार के अपने पानी पर भी अधिकार सीमित हो जाता है, क्योंकि ये जो पानी है उसका बहुत सारा हिस्सा बांग्लादेश में जाता है। तो सूखे के समय बिहार में ही पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होता। ये व्यवस्था बिहार के लिए अन्यायपूर्ण हो जाती है, तो बिहार में कई इलाकों में भूजल स्तर जो है काफी नीचे चला जाता है। अब दक्षिण बिहार के सूखाग्रस्त जिलों में पेयजल संकट गहरा जाता है और उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हर साल तबाही देखने को मिलती है। सिर्फ पुराने आंकड़ों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, तो 1996 में भारत ने बांग्लादेश के साथ अपनी उदारता दिखाई थी। बदले में भारत को बांग्लादेश से कोई लाभ नहीं मिला है, तो बिहार की आबादी और जरूरतें 1996 जैसी अब नहीं है। पहले के मुकाबले बहुत बदलाव हो गया है, जनसंख्या बढ़ गई है, बिहार की आबादी और पानी की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है पहले के मुकाबले। तो संधि खत्म करना मतलब बांग्लादेश से पानी छीनना नहीं है, बल्कि संधि की अवधि पूरी होने पर अब नई बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि अब परिवेश बदल चुके हैं। इस आधार पर आगे बातचीत होनी चाहिए। पानी का बंटवारा पूरे गंगा बेसिन के आधार पर होना चाहिए। वर्तमान आंकड़ों, जरूरतों और वैज्ञानिक अध्ययन पे ही होना चाहिए और इसी की मांग संजय झा कर रहे हैं, क्योंकि इसका खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ता है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। मोदी सरकार छात्र और युवाओं से अब सीधे सीधे संवाद बढ़ाने के लिए एक नई और बड़े स्तर की पहल पर काम कर रही है। सरकार वन डे वन यूनिवर्सिटी नाम से एक देशव्यापी कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी में है। इसके तहत हर दिन एक केंद्रीय मंत्री देश की किसी यूनिवर्सिटी का दौरा कर छात्रों से सीधे बात करेंगे। कार्यक्रम का मकसद क्या है ये समझिए। तो कार्यक्रम का मकसद है छात्रों की समस्याओं, चिंताओं और सुझावों को सीधे सुनना। मंत्री जी वहां होंगे तो सीधे सुन पाएंगे। मंत्री कैंपस में छात्रों के साथ देश से जुड़े अहम मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि युवा किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। सरकार की ये पहल ऐसे समय में सामने आई है जब नीट पेपर लीक समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर छात्रों की नाराजगी के बीच सरकार का ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं। अब आप खबर तो समझिए क्या है वन डे वन यूनिवर्सिटी। तो छात्रों और युवाओं से अब सीधे संवाद करने का फैसला सरकार ने लिया है। केंद्र सरकार एक नई और बड़े स्तर की पहल पर काम कर रही है। वन डे वन यूनिवर्सिटी नाम से देशव्यापी कार्यक्रम की तैयारी है, जिसमें हर दिन एक केंद्रीय मंत्री देश की किसी भी यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे और छात्रों से आमने सामने की बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री छात्रों की समस्याओं, चिंताओं, उनकी सुझावों को सीधे सीधे सुनेंगे, जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, परीक्षा पर भी चर्चा होगी।
अब आप ये समझिए कि इस अभियान के तहत सरकार कितने बड़े पैमाने पर छात्र छात्राओं से जुड़ सकेगी। तो इस पहल का संभावित दायरा भी काफी बड़ा है। यूजीसी के मुताबिक देश में करीब 1300 विश्वविद्यालय हैं, 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और 522 राज्य विश्वविद्यालय हैं। बड़ी संख्या में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और निजी विश्वविद्यालय भी हैं। तो वन डे वन यूनिवर्सिटी कार्यक्रम के मायने अब आप समझिए। देखिए, पिछले कुछ वक्त से छात्रों में परीक्षा व्यवस्था को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिली है। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। छात्रों का कहना है कि एग्जाम सिस्टम सही नहीं है। विपक्ष ने भी सरकार पर छात्र विरोधी होने का आरोप लगाया, ऐसे में राजनीति भी की। तो ऐसे माहौल में सरकार अब सीधे संवाद करना चाहती है और सीधे सीधे छात्रों से जुड़ना चाहती है, ताकि छात्र अपनी समस्याओं को सामने से रख सके और बता सके कि उनकी समस्या क्या है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। अजय कुमार सिंह के ठिकानों पर छापा। BBOSE के उप निदेशक के घर रेड हुई है। बेगूसराय में उनके पैतृक आवास से कैश जब्त किए गए हैं। 15,50,000 रुपए वहां से मिले हैं। 9,50,000 की ज्वेलरी मिली है और अजय के पिता के नाम पर 11 डीड मिले हैं। 5,50,000 रुपए के आभूषण खरीद की रसीद भी मिली है। पटना के खाजपुरा में भी छापेमारी हुई। चंद्र तारा भवन खाजपुरा में छापेमारी की गई। 10,38,000 कैश बरामद किए गए। 41,81,000 का ज्वेलरी भी मिला है। नोएडा सेक्टर 142 में फ्लैट की बुकिंग में 60 लाख का भुगतान किया गया। विभिन्न बैंक खातों में 18,50,000 रुपए मिले हैं। और अब आप पूरी खबर समझिए। BBOSE के उप निदेशक हैं अजय कुमार सिंह, जिनके 3 ठिकानों पर आज EOU की टीम ने रेड की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में EOU ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि इनके वैध आय से करीब 90.04% अधिक की काली कमाई का इन पर आरोप है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर छापेमारी की गई। किन किन ठिकानों पर पड़ा है छापा, ये जान लीजिए। तो इनके 3 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। एक साथ 3 जगह पर EOU ने छापेमारी की। पटना के खाजपुरा स्थित निजी आवास पर, पटना के मीठापुर में BBOSE कार्यालय में छापेमारी हुई और इनके पैतृक गांव बेगूसराय के साहेबपुर कमाल इलाके में छापा पड़ा। अब तक क्या क्या बरामद हुआ है वो भी जान लीजिए। तो पटना आवास से करीब 30 लाख रुपए नगद मिले हैं। बेगूसराय से 4.5 लाख रुपए नगद मिले। भारी मात्रा में सोने चांदी के गहने भी मिले हैं। करोड़ों रुपए की जमीन जायदाद के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। अब आप पूरी खबर समझिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है। लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल भी कसी जा रही है। EOU हो, SVU हो या फिर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, ये अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और सरकार का संदेश है, बिहार में भ्रष्ट अधिकारी बचेंगे नहीं। तो इसीलिए ये कार्रवाई लगातार जारी है। और इसी के साथ